आली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब, जिनको सुनने के लिए पूरा महाराष्ट्र हर वक्त तैयार रहता है। जोरदार तालियों के बीच में स्वागत कीजिए। हेलो हेलो हेलो। बोलताना मी दोन्ही भाषेचा उपयोग करेन। कार्यक्रमाचे असणाऱ्या प्रमुख पाहुणे जे आहेत, रेखाताई ठाकूर आहेत, त्याच्याचबरोबर फारुखभाई आहेत, IPS अधिकारी अब्दुल रहमान, त्याच्याचबरोबर कॉम्रेड स्मिता पानसरे, नवीन कुमार पत्रकार दिल्लीतले, सरफराज अहमद इतिहासातले अभ्यासक आहेत, कलमी आझमी लेखक आणि मुक्त पत्रकार आहेत, ज्यांनी आत्ता आपल्या समोर हे केलं असं असणारा आरफा खातून शेरवानी संपादक आहेत, आणि फारुख अब्दुल यांचे फारुख यांचं असणारं जे पुस्तक आहे, फारुख अहमद यांचं असणारं जे पुस्तक आहे, त्याचं उद्घाटन आमच्या सगळ्यांच्या वतीने झालं असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो। प्रस्तावना लिहिली म्हणजे थोडंसं वाचलं असेल असं मी त्या ठिकाणी गृहीत धरतो। लेकिन जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कई कम व्यक्ति है कि जिस इस बात को जानते हैं कि बीजेपी RSS का अगला कदम क्या होगा। वो अगर हम लोग नहीं जान पाए तो मेरे ख्याल से हम लोग जीत नहीं पाएंगे। असम के चुनाव आए, वेस्ट बंगाल के चुनाव आए, मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लगा, क्योंकि 2 महीने पहले ही आगाह करने की कोशिश की थी अखबार के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, कि आसाम में कम से कम 90 से 92 तक बीजेपी आएगी और 180 से 190 तक वेस्ट बंगाल में आएगी। असली आंकड़े तो मेरे पास थे ही, लेकिन मेरा सोर्स जो है उसको मुझे बचाना भी है। मैं जानता हूं कि बीजेपी जो है, RSS जो है, वो मुझे हाथ नहीं लगा सकती, ना पकड़ सकती है, क्यों 40-45 साल की राजनीति मैं कहूंगा कि फकीर की तरह मैंने गुजारे, और मैं फकीर की तरह ये जिंदगी गुजारूं, ये सलाह देने वाले भी कांग्रेस वाले थे। क्योंकि जब मैं लोकसभा राज्यसभा 1990 में पहुंचा तो उसके पहले उम्र तो बहुत कम थी, लेकिन बोफोर्स के नाम से VP सिंह को खड़ा करते हुए यहाँ की बदलाव की राजनीति शुरुआत हुई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग कुछ बातों को जो है वो गौर से नहीं देखते। पहला इलेक्शन 1950, उसके बाद में 52। आप नेहरू जी की सभा देख लिए कहां से हुई। उनकी सभा जो है गुजरात का जो डांग है उस इलाके से होती है, या ये महाराष्ट्र का जो धुले नंदुरबार एरिया है वहां से शुरुआत होती है। डांग से लेके कटक तक 100 किलोमीटर का जो इलाका है, कि जिसमें करीब करीब 70-75 सीटें हैं, और ये 70-75 सीटें जो है वो आदिवासियों की सीटें हैं। और पहले आपने देखा होगा कि आदिवासी जो सीटें हैं वो हमेशा कांग्रेस के पास होती थी, और वहीं चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, इनका लोकसभा का जो कैंपेन होता था वो एक तो डांग से शुरुआत होता था, या कटक से शुरुआत होता था, या उनका नंदुरबार से शुरुआत होता था। ये जो इलाके हैं ये इतिहास में बहुत बड़ा मायना रखते हैं, और उसमें संविधान के अंदर वो प्रावधान भी है। इन इलाकों में कभी ब्रिटिश अंदर गए जा नहीं सके, कैप्चर नहीं किया। उन्होंने जो है वो बाहर जो है पहरेदार लगाए, अंदर के लोग अंदर रहे और बाहर के लोग अंदर ना जाए, इसके लिए उन्होंने पहरे लगाए। और उसी के लिए संविधान में अगर देखा होगा कि 6th शेड्यूल है, जो 6th शेड्यूल ये कहता है कि आदिवासी का इलाका जो है, टेरिटरी जो है, ये टेरिटरी विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
जो असेंबली है, असेंबली का मुख्यमंत्री है, उसका भी राज नहीं चलेगा। ये मेरे ख्याल से देश की कुछ खूबियां हैं कि जिसको हम लोग ने नज़रअंदाज किया, ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि आदिवासियों की जो सीटें हैं वो करीब करीब 80-90 के आसपास है, और वो सीटें जो जीतता है उसकी सरकार वहाँ पर बनती है। अब जो है ये खेल आरएसएस और बीजेपी ने शुरुआत किया है, इसका नतीजा ये हुआ है कि आदिवासी के इलाके में अगर हम लोग गए तो कई जगह पर एक इमेजिनरी, हम कहेंगे कि रावण जो है वो उन्होंने खड़ा किया। वैसे वो निसर्ग के जो है पुजारी है, लेकिन रावण खड़ा कर दिया है। जिन गांवों में काफी बड़ा हिंदू संगठन को विरोध है, बोले तुम इसको हाथ डाल दो और फिर अंदर आ जाओ। तो ये अपने अपने तरीके से जो है वो लोग अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी जमीन, जल जंगल जमीन जो है वो हमारी है नारा देते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनका इंडिपेंडेंट प्रयास है। यहां अगर मैं कहूँ सियासी समाज है तो मैं कहूंगा नहीं, आदिवासी सियासी नहीं है। या सियासी समाज दो ही है, एक दलित है और एक मुसलमान है। लेकिन दुर्भाग्य ये कहूंगा कि मुसलमानों की जो सियासी सोच है, इस सोच पर मौलवियों ने कब्जा कर लिया। बुरा लगेगा लेकिन मौलवियों ने कब्जा कर लिया, और मौलवियों ने कब्जा करने की वजह से जो हकीकत है उस हकीकत को हम नहीं देख पाते। यहां पर फारूक जी ने कॉमन सिविल कोड की बात कही। आदिवासी भी वैसे माइनॉरिटी है, सिख भी वैसे माइनॉरिटी है, जैन भी वैसे माइनॉरिटी है। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि हमको अलग कानून बनना चाहिए, पर्सनल लॉ जो है हमारा अलग होना चाहिए। मुसलमानों की मांग ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो यहां पे बरकरार रहना चाहिए। लेकिन इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। इनका जो कानून बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगा, जो कॉमन होगा। मुसलमानों का जो पर्सनल लॉ है वो आर्टिकल 25-26 से पूरी तरह से महफूज है, उसमें कोई बदलाव आ नहीं सकता है। और अभी जो केरला के मंदिर की जो चर्चा चली है उसमें एक ही चीज की है कि फिजिकली जो चेंजेस होते हैं महिलाओं के अंदर, इज दैट अ मेन पार्ट ऑफ द रिलीजन। तो सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि जो मेन पार्ट ऑफ द रिलीजन है उसको बदल नहीं सकते, जो मेन पार्ट ऑफ द रिलीजन है उसको आप अपने तरीके से बदल सकते हो। ऐसी एक भूमिका सुप्रीम कोर्ट की आ रही है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन दोनों माइनॉरिटीज है, दोनों पर अत्याचार हो रहा है, दोनों तकलीफ है। कॉमन ग्राउंड बनाने की जो बातें होनी चाहिए आप में, वो डायलॉग ही नहीं है। और वो डायलॉग है नहीं, उसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि मौलवी जो है वो कहता है कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया, उसमें कोई चर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने फारूक भाई से कई बार कहा था कि आप ये इंटर रिलीजियस डायलॉग जो है उसका शुरुआत कर लो। जिस दिन आप ये इंटर रिलीजियस डायलॉग शुरुआत करोगे तो एक दूसरे का दर्द जो है वो समझना शुरुआत होगा। जिस दिन ये एक दूसरे का दर्द समझना शुरुआत हो जाएगा और हर कोई किसी तरह से संविधान के अंदर सुरक्षित है, इसको अगर जानकारी मिलती है तो आपस में बैठने का मौका कई बार आ सकती है। ऐसी एक परिस्थिति है। अब मैं कहूंगा यहां सबसे बड़ा टारगेट जो है वो दिखाई देता है मुसलमान। मुसलमान तो टारगेट है, लेकिन साथ साथ जो गरीब तबका है वो भी एक टारगेट है। मैं अभी यही कई लोगों से बैठ के स्टेज पे कह रहा था कि यूएस की रिलीजियस टॉलरेंस पर का जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट पे उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अक्टूबर के पहले भारत में जो गोदराब हुआ वो देश भर के कोने कोने में हो सकता है। मैं मानता हूं कि सभी के पास ये रिपोर्ट नहीं आई हुई, लेकिन पढ़े लिखों के बाद ये रिपोर्ट आई होगी, क्योंकि वो इंटरनेट पे है। सही है गलत है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक देश का कमीशन जब ये कहता है तो मेरे ख्याल से उसको सीरियसली लेना चाहिए, ऐसा मैं मान के चलता हूं। राजनीतिक दल इसको सीरियसली लेंगे मुझे संदेह है, कि उनके लीडरशिप पर ही मुझे संदेह है। कुछ बातें खुल के नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उनकी भी जरूरत है आज के वक्त, इसलिए उनको डिस्ट्रॉय करना
इसका मतलब है कि आपका फाउंडेशन ही डिस्ट्रॉय करना, ऐसी एक बात है। लेकिन मैं मुसलमानों से इतना ही कहूंगा कि अगर ये नरसंहार आप रोकना चाहते हो तो ये आपके हाथ में है। जिस तरह से रमजान के वक्त आप मिलाप का कार्यक्रम रखते हो, उसी तरह आप जिस बस्ती में रहते हो उस बस्ती में मिलाप का कार्यक्रम अगर रखना शुरुआत करोगे तो 10 आदमी जो पहले निकलेंगे, हो सकता है कि उसमें 2 ही लोग निकले, क्योंकि ये मास इफोरिया होता है। और इस मास इफोरिया को कंट्रोल करने का जो तरीका होता है वो आपको मास में ही जाना होता है और उस मास को ही वहां पर कंट्रोल करेंगे। तो हो सकता है, मेरे ख्याल से आसाम और बंगाल इसकी शुरुआत हो चुकी है। ट्रेन है, बसेस है, पब्लिक प्लेसेस है, वहां पर खुलेआम तलवारें लेके, कट्टा लेके घूमना, ये शुरुआत हुआ है, धमकाना शुरुआत हुआ है। इट्स अ बिगनिंग, हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दुर्भाग्य ये मैं कहूंगा कि जिन नेताओं के पास हम लोग जो विश्वास करते हैं उस पर हम लोग ये चेक नहीं कर रहे हैं कि क्या ये सही मायने में बीजेपी से लड़ना चाह रहा है। बंगाल की बात अगर कहूं तो मुर्शिदाबाद के अलावा कांग्रेस का कोई अस्तित्व है ही नहीं। कई बार कांग्रेस वालों को मैंने मैसेज भेजा कि तुम मुर्शिदाबाद के लिए 4-5 सीटें मंगा लो तो आप बच जाओगे। टीएमसी भी मैसेज भेजा कि भैया इनको समझौता करके ले लो ताकि आप भी बच जाओगे। नहीं तो मैंने जो आंकड़े मेरे पास थे मैंने वो भेज दिए थी भी ये रिजल्ट वहां पर आएगा। मैनिपुलेशन किस लेवल पे चल रहा है इसका अंदाजा किसी को नहीं है। मैं आज भी कहूंगा, पंजाब, गुजरात, इनके इलेक्शन दूर है, राजस्थान के इलेक्शन दूर है, 1 साल के बाद है। अगर ये राजनीतिक नेता अगर अपने सही मायने में आए नहीं, कर्नाटक है, तेलंगाना है और उसके बाद में आंध्रा है, जिस फोर्सेस के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं वो स्वीप कर पाएंगे। और जिस दिन वो स्वीप हुआ तो आप मान के चलिए कि 29 का इलेक्शन होगा ही नहीं पार्लियामेंट का। हम लोग उस कतार पे खड़े। किसी को लगता है, अभी मैं बैठा था नवीन के सामने, बोले कैसे होगा। मैंने कहा जब मेजॉरिटी है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप यही कर सकते हो कि राज्यसभा जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा। आप उसको इलेक्ट करने वाले कौन है इस तरह से? असेंबली जो मेंबरान चुने हुए हैं वो राज्यसभा के मेंबर चुनते हैं। आप उसी को आपको बदल देना है कि राज्यसभा मेंबर जो चुने वाले हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता जो है वही चुनेंगे, बाकी कोई चुनेगा नहीं। आम लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो ये कहेंगे कि इलेक्टेड मेंबर नहीं मतदान दे रहा है, पार्टी का कार्यकर्ता मतदान दे रहा है, मतदान का अधिकार तो बरकरार रह रहा है। लेकिन हम लोग जो है वो चाइना की मॉडल कॉपी कर रहे हैं। पार्टी डेमोक्रेसी चाइना में भी है, लेकिन दैट्स अ डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी। वही डिक्टेटोरियल डेमोक्रेसी जो है वहां लाने की कतार में है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैं डिफर करता हूं अफसरा भाई से कि यूपी है हम लोग जीत नहीं पाएंगे। मेरा आज भी दावा है, अगर सभी मुसलमानों ने एक फैसला किया कि हम इकट्ठा बैठेंगे तो यूपी कभी हार नहीं सकते, चाहे इनका ईवीएम मैनिपुलेशन करने की कितनी भी ताकत हो। क्योंकि मैं 84-85 का पहला लोकसभा का चुनाव जो हारा हूं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हारा, लेकिन मुस्लिम लीग जो मेरे साथ में थी और कार्यकर्ता जो मेरे साथ में थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप हमसे क्यों समझौता किया, कांग्रेस से क्यों नहीं किया। मैं कांग्रेस करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए मैं आपसे बैठा हूं।